हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना। वेव ऑप्टिक्स। देखो, ये जो वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं, ये ऑप्टिक्स का ब्रांच था। क्लास 12th में ऑप्टिक्स कितना पार्ट में पढ़ना है? पहला पार्ट क्या बनता है? और इसका सेकेंड पार्ट क्या है? इसका फर्स्ट पार्ट होता है रे ऑप्टिक्स, और इसी का सेकेंड पार्ट कौन है? तो आपको जब ये पढ़ाए, ये तो कंप्लीट हो गया। तो इसको जब पढ़ा रहे थे तो क्या बोले थे कि जब ऑप्टिक्स का स्टडी आप पार्टिकल नेचर पे करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब रे ऑप्टिक्स में हमको क्या पढ़ना है कि लाइट क्या है? अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होता है, जो न्यूटन ने बताया था। अब हमको क्या समझना है? वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स को समझना है तो सबसे पहले वेव को समझना पड़ेगा ना। वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? लाइट से, तो लाइट वेव हो गया। वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? तो वेव क्या होता है सबसे पहले तो ये समझना है। तो देखो, वेव क्या है कि वेव एक डिस्टरबेंस होता है। अगर हम वेव टर्म को डिफाइन करें कि वेव क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये डिस्टरबेंस है। वेव क्या है? डिस्टरबेंस है, या डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम भी बोल सकते हैं, या तुम डिस्टरबेंस पैटर्न बोलो। ऐसे बोलना, वेव क्या है? पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस, पैटर्न ऑफ थ्रू विच एनर्जी is transported from one point to another point। ये होता है वेव। ये वेव का मतलब है। क्या मतलब है? फिर से देख लीजिए, वेव क्या होता है? पैटर्न ऑफ थ्रू विच एनर्जी इज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कुछ वेव, अब इसमें एग्जांपल्स हम आपको समझा दें कि कहां पे हमको दिखाई देगा। तो मान लो कि दीवार है और दीवार से ये रस्सी है। क्या ये रस्सी? स्ट्रिंग है। आप इसको पकड़ के एक बार ऐसे कर दो, रस्सी को ऐसे पकड़ के ऐसे कर दो एक बार, क्या होगा? ऐसा ऐसा दिखेगा? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो बना यही वेव है। ये जो बना वही वेव है। एक चीज और ध्यान में रखना कि जब भी वेव का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वेव ट्रांसफर हो रहा मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। वेव एक पैटर्न है डिस्टरबेंस का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू। तो देखो, यहां से एनर्जी हम कहां पे क्रिएट किए थे? एंड पॉइंट पे ना। एंड पॉइंट पे एनर्जी क्रिएट किए, लेकिन ये जो एनर्जी हम क्रिएट किए ये पहुंचा तो यहां तक। अब ये पहुंचा कैसे? किस फॉर्म में पहुंचा? किस डिस्टर्बेंस के फॉर्म में पहुंचा? तो आपको पैटर्न दिख रहा है, यही पैटर्न का नाम क्या है? क्या क्लियर हुआ? दिमाग में सेट है कि वेव का मतलब क्या हुआ? अब समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है कि जब भी वेव ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक जगह से, तो जो मीडियम जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वो मीडियम अपने जगह पे से नहीं हिलेगा। मतलब हिलेगा का मतलब है कि अपने जगह से इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, ये अपने जगह पे ऑसिलेट कर सकता है। जैसे एक पोजीशन हम यहां पे दिखा रहे हैं, ये रेड कलर का पोजीशन है। मान लो कि यहीं पे हम वेव क्रिएट किए थे,
तो क्या ये पार्टिकल यहां जाएगा? तो नहीं, पार्टिकल यहां से यहां नहीं जाने वाला है। ये पार्टिकल ओसिलेट करेगा अपने मीन पोजीशन के आगे और पीछे ओसिलेट करेगा, या ऊपर और नीचे ओसिलेट कर सकता है। अगर आगे पीछे करेगा तो उस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा वेव? अगर जिस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर ओसिलेशन कर रहा है तब उसको बोल देते हैं ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव? और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस मीडियम से वेव ट्रांसपोर्ट होता है वो मीडियम ट्रेवल नहीं करता। मीडियम का पार्टिकल ट्रेवल, मीडियम में डिस्टरबेंस पैदा होगा और वो डिस्टरबेंस एक स्पेसिफिक पैटर्न बना के आगे बढ़ता है। क्या ये मीडियम को पार्टिकल को लेके जाएगा? तो नहीं लेके जाएगा। क्या क्लियर है? अब सुनो, कुछ वेव ऐसे हैं जिसको प्रोपागेट करवाने के लिए, ट्रेवल करवाने के लिए मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के वो ट्रेवल, जैसे साउंड, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो साउंड भी एक वेव है। साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? तो साउंड वेव हुआ कि नहीं? सबको सामने दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? पैटर्न ऑफ थ्रू विच, बताओ, हम यहां से वोकल कोड मेरा वाइब्रेट कर रहा है तो यहां साउंड हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। कोई भी चीज वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, कभी भी। तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, तुम तक कैसे गया? तो हवा है, हवा में बहुत सारा पार्टिकल है, ये एनर्जी जा रहा है ना, ये एनर्जी के वजह से ये आसपास का मीडियम का पार्टिकल डिस्टर्ब होगा। क्या होगा? अगर एक पार्टिकल मान लो कि यहाँ वाला डिस्टर्ब हुआ, ये जो उंगली वाला है, ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, तो ये डिस्टर्ब होगा तो केवल यही डिस्टर्ब रहेगा। तुम लोग वाला हाल है, अकेले डिस्टर्ब नहीं होना है, 4-5 को लेके डूबना है। समझ रहे हो? तो अगर ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ तो ये क्या करेगा? अगला को, फिर अपने जगह पे आ जाएगा। अब अगला डिस्टर्ब हो गया, वो क्या करेगा? अगला को। इसी प्रोसेस में कहा जाएगा आगे। आइए, एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न का नाम क्या दिए? वेव। तो कुछ ऐसा वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम के बिना वो ट्रेवल, क्योंकि मीडियम का पार्टिकल ही ओसिलेट करके उसको आगे बढ़ा रहा है। एनर्जी कैरी कौन करवा रहा है? मीडियम का पार्टिकल। लेकिन कुछ वेव ऐसा भी है जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत। तो ये सवाल में दिमाग में उठना चाहिए कि कोई मीडियम के बिना अगर वेव ट्रेवल कर रहा है तो वहां पे डिस्टर्बेंस कहां से आ रहा है? यहां पे तो दिख रहा है कि मीडियम था, मीडियम का पार्टिकल था तो एनर्जी दिए, मीडियम का पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, जैसा कि रस्सी में दिख रहा है। रस्सी एक मीडियम है, रस्सी क्या है? मीडियम है। मीडियम को डिस्टर्ब किए तो मीडियम के पार्टिकल के थ्रू ये ट्रेवल करके आगे बढ़ गया। लेकिन लाइट, लाइट सन से आ रहा है। क्या सन से हमारे अर्थ तक बीच में कोई मीडियम है? वैक्यूम है, फिर भी लाइट यहां तक आया ना, तो वो भी तो एनर्जी कैरी कर रहा है। एनर्जी है, हीट है, हमारे तक पहुंच रहा है ना। तब विदाउट एनी मीडियम वो कैरी किया कैसे? उसका डिस्टर्बेंस कहां हुआ? डिस्टर्बेंस हुआ तो कौन सा पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ जिसके वजह से वो वेव बनाया? तो मीडियम तो है नहीं। तो वहां पे क्या होता है, लाइट में दो तरह का फील्ड होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। और वो दोनों फील्ड ओसिलेट करता है। कोई मीडियम का पार्टिकल ओसिलेट नहीं करता है। लाइट में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो दोनों फील्ड समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ओसिलेट कर रहा है और उसके ओसिलेशन की वजह से एनर्जी कैरी हो रहा है। मतलब ओसिलेशन तो चाहिए, चाहे मीडियम हो या ना हो। अगर मीडियम है तो मीडियम के पार्टिकल को ओसिलेट करवा के आगे बढ़ाएंगे एनर्जी को, एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन अगर लाइट का बात करें तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल करेगा? नहीं, क्योंकि इसको प्रोपागेशन के लिए मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के लिए के ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। लेकिन लाइट तो हो रहा है ना, तो लाइट कैसे हो रहा है? तो इसका आंसर क्या मिला? लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दो तरह का फील्ड है। वो फील्ड आपस में ओसिलेट कर रहे हैं। वो दोनों फील्ड क्या कर रहे हैं? ओसिलेट कर रहे हैं। ओसिलेट करेगा तो साथ, बिना ओसिलेशन हो रहा है इसका मतलब एनर्जी है कि नहीं? ओसिलेशन अगर हुआ है तो एनर्जी है। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ओसिलेट किया, देखो लाइट चलता कैसे? लाइट ऐसे चलता है, ठीक है? ये आपको फील आ रहा है कैसा डायग्राम है?
पहले भी बताए थे हम शायद। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन सी से लिखते हैं? ई वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड को, ये दोनों वेव इस तरह से होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। एक ऊपर ओसिलेट कर रहा है और एक इसके परपेंडिकुलर ओसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब बताओ, ओसिलेट कर रहा है तो एनर्जी है ना, देखो ये एनर्जी कैरी कर रहा है, समझ में रहा है? अगर ओसिलेशन है तो एनर्जी कैरी हो रहा होगा, तो इसमें एनर्जी कैरी कौन करवाया? और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन साउंड में एनर्जी कैरी कौन करवाया? मीडियम का पार्टिकल। मीडियम का पार्टिकल ओसिलेट करता है। तो दो तरह का वेव हमको दिखाई दे रहा है कि एक को मीडियम चाहिए, एक को मीडियम। एक और एग्जांपल, वाटर वेव। पानी में पत्थर मार दो, गोल गोल वेव बन जाता है। वो वेव कैसे बनता है? वहां पे भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आप क्या किए, एक छोटा सा पत्थर उठा के मार दिए पानी के सरफेस पे। अब जब पत्थर मारे तो पत्थर क्या लेके गया है? एनर्जी, जो कि हम दिए थे। तब मेरा वाला एनर्जी लेके गया हूं, काइनेटिक एनर्जी है। अब पत्थर से, पानी से टकरा गया, तब पानी को अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। कोई भी चीज मोशन में आ रहा है, किसी से टकरा गया, ये अपना एनर्जी लूज करेगा कि नहीं? करेगा ना। तब पत्थर एनर्जी लेके आया, अब पानी से टकरा गया, तो ये अपना एनर्जी किसको दे दिया? वाटर को। अब जिस पार्टिकल, वाटर के जिस पार्टिकल से वो कोलाइड किया होगा, वो पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया होगा, अब वो ऑसिलेशन करना चालू कर देगा, ठीक है। अब ऑसिलेशन करेगा, वही ऑसिलेशन को क्या दिखता है? गोल गोल वेव दिखता है, जिसको क्या बोलते हैं? वाटर वेव, जिसको क्या बोला जाता है? तो वाटर वेव भी क्या दिखाई दिया कि वाटर वेव बना कब? जब वाटर था। तो वाटर क्या एक मीडियम, लेकिन लाइट में ऐसा कुछ है नहीं। हमको पढ़ना किसके बारे में? लाइट के बारे में ना। तो वेव का कुछ आइडिया मिला आपको? चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ फील दिया गया कि वेव होता क्या है? हमको पढ़ना लाइट वेव। वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? लाइट। तो लाइट वेव क्या है? लाइट वेव को बोला गया कि लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है? और उसमें जो एनर्जी कैरी करवाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर कराता है। वहां पे मीडियम को ऑसिलेट करने का जरूरत, वो फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। कौन ऑसिलेट कर रहा है? फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी को कैरी करवा दे रहा है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ सकते इतना? तो हेडिंग डालो, वेव ऑप्टिक्स लिखो नीचे। सबसे पहले वेव लिखो, वेव लिख के रख दो। वेव लिख के डैश दीजिए। लिखिएगा, वेव इज अ पैटर्न, वेव इज अ पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस। Wave is a pattern of disturbance created. Wave is a pattern of disturbance created in a medium. Wave is a pattern of disturbance created in a medium which carry energy from one point to which carry energy from one point to other, from one point to other without, from one point to other without transport of, without transport of medium, without transport of
मीडियम। क्या सही है? पढ़ो एक बार। सही है। मीडियम का पार्टिकल अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। ये नहीं कि पार्टिकल चलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वेव आगे बढ़ेगा पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए, पार्टिकल को लेके नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात को? नीचे लिखो, लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू पैराग्राफ चेंज करके लिखना, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, with respect to medium, waves are classified, with respect to medium, waves are classified in two types. Waves are classified in two types. पहला material waves, material waves, material waves डैश देके लिखना उसमें थोड़ा सा, need a material medium, need a material medium like solid liquid gas, like solid liquid gas, full stop. For example, water waves, sound waves, string waves, etc. सही बात है। हम विथ रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? मीडियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तब मीडियम के रिस्पेक्ट में वेव दो तरह का दिखा, कि एक वेव ऐसा है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और एक वेव ऐसा मिलेगा जिसको मीडियम, तब मीडियम जिसको चाहिए उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल वेव्स। क्या बोलेंगे? जिसको मटेरियल चाहिए। मटेरियल में क्या हो सकता है? सॉलिड लिक्विड, ये ना हो सकता है। और दूसरा कौन होगा? जिसको मटेरियल नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दिमाग में डाल लो, सुनो, लास्ट में क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा चैप्टर है? लाइट भी कौन सा वेव है? बस 2 पन्ना में चैप्टर खत्म है, ठीक है, मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए दिया गया है। तो अगर लाइट से जो कुछ भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताते हैं, अगर इतना समझ लेते हो तो ऑटोमेटिक चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है? क्या इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए? नहीं चाहिए। तो सेकंड नंबर आप लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या लिखे? लिखो डैश देके, लिखिए दोज वेव्स in which energy carried, those waves in which energy carried those waves in which energy
carried by electric field, energy carried by electric field as well as magnetic field, and it does not require any medium, and it does not require any medium for propagation. Does not require any medium for propagation. समझ आया बात इतना? अभी जस्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया गया कि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें है पढ़ना हमको लाइट वेव. क्या पढ़ना है? तो वेव क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल वेव कितना टाइप का होता है, और लाइट उसमें से कौन सा है. तो लाइट कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ, इसलिए इसको ट्रेवल करने के लिए इसलिए सन से हमारे पास आ जा रहा है. ऐसा अगर नहीं होता तो क्या पाता? नहीं आता ना. सुनो एक और बात, हमारे पास बहुत सारा ऐसा डिवाइस है जो हम लोग अपने काबिलियत से बनाए हैं, जिसके वजह से हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बना सकते हैं. क्या आप जानते हैं ये बात को? हम लोग के पास बहुत सारा ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी चेंज कर रहा है. बहुत सारा है. ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है ना. बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है. पानी पूल में बांध दो, पानी रोक दो, नीचे डायनेमो लगा दो, पानी छोड़ दो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में जाएगा, काइनेटिक वजह से डायनेमो रोटेट करेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. तो हमको ये आइडिया है ना कि बहुत सारा ऐसा डिवाइस है जिसके वजह से हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ वेव को भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे साउंड है, साउंड वेव है. अभी तो हम कितनों जोर से चिल्ला ले दीवार से बाहर नहीं जाएगा. मान लो कि हमको पहुंचाना है पटना, मेरा साउंड, तो एक डिवाइस का नाम लिया तुम, इस डिवाइस से पटना छोड़ो अमेरिका फोन लगेगा, 7 समुंदर पार चला जाएगा. कैसे गया? क्या डायरेक्ट हम लोग के पास कोई कैपेसिटी था इस तरह का कि यहां से चिल्ला चिल्ला के अमेरिका पहुंचा दे? नहीं ना. तो साउंड कैसे ट्रेवल किया? अब बहुत फास्ट गया. नंबर डायल किए, हेलो बोले, तुरंत वहां उठा के हेलो सुन लिया. इतना फास्ट कैसे चला गया साउंड? कभी आपने सोचा? डेली कर रहे हैं ना काम, डेली फोन चला रहे हैं ना, कैसे गया? कोई एक्सप्लेन करेगा? कोई और कुछ बोलेगा? साउंड इतना फास्ट ट्रेवल कैसे किया? तो सुनो, अगर क्लास 12 ढंग से पढ़ते रह गए साल भर, तो बहुत सारा अननोन क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में बचपन से है, वैसा आपको माहौल नहीं मिला या वैसा सोर्स आपको नहीं मिला जिसके वजह से वो डाउट क्लियर हो पाए. अगर आगे भी जितना समय बाकी है, अगर ढंग से सुनोगे समझोगे तो बहुत कुछ चीज़ समझ में आ जाएगा. देखो, जब हम यहाँ पे हेलो बोलते हैं कि फ़ोन में क्या होता है कि डिवाइस लगा हुआ है जिसको बोलते हैं माइक्रोफोन. नीचे यहाँ पे छेद होता है, छेद, होल, देखो दिख रहा होगा. ये क्या है? जैसे ही आप हेलो बोलते हैं ना, ये हेलो साउंड को ही कैच करता है. इसके अंदर में लगा हुआ है ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर
वो भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही है। वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि तुम्हारा जो साउंड है उसको वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? जैसे ये तो सिंपल है, माइक से हम लोग बोलते हैं ना, तो यहां पे हम एक साउंड बॉक्स लगा दिए, तो माइक से हेलो बोलते हैं, इसमें निकलता है कि नहीं? निकलता है ना। तो हम बताओ इसमें कुछ ऐसा है कि इसमें सटा के मुंह बोल रहे तो हेलो हेलो नहीं कर रहा है? नहीं ना। हम वहां से भी बोलेंगे माइक में, इससे आवाज निकलेगा। इसके पास कैसे गया? कोई तार वार नहीं था। तो माइक बोल रहे हो, जैसे ही हेलो बोला ये इसको कैच किया, और यहां पे अंदर में उसका डिवाइस है। वो डिवाइस क्या किया कि मेरे साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल दिया। किसे बदल दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल दिया। और यहां पे लगा हुआ है एंटीना। ये क्या लगा हुआ है? एंटीना। ये एंटीना उस वेव को, सिग्नल को रिसीव किया। क्या किया? और इसके बाद फिर से ये ट्रांसमीटर है या ट्रांसड्यूसर है, फिर से ये साउंड जो रिसीव किया ये इसको दे दिया, ये इसको ओरिजिनल फॉर्म में भेज दिया। तो एक प्रोसेस है। आप डायरेक्ट साउंड को नहीं पहुंचा सकते, साउंड एनर्जी को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक फॉर्म से। समझ में आ रहा है? तो हम बहुत सारा वेव को जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोन में भी लगा हुआ है, टावर ऐसे पकड़ रहा है। अरे वो दिख नहीं रहा है, वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। पहले मोबाइल में भी एंटीना होता था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर खत्म हो गया। तुम्हारे मोबाइल में सिग्नल है कि नहीं है? कैसे आ गया? सिग्नल रिसीव कर रहे हो तो एंटीना है तब तो कर रहे हो। बिना एंटीना के सिग्नल रिसीव? हमारे सर में भी सिग्नल है, बीचवा में होता है ना, नहीं होता है? आदमी सर का बाल हटा देता तो बोलता है सिग्नल है, उतना छोड़ देता है कि सिग्नल पकड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या जो हम कह रहे हैं? सुनो, कंक्लूजन पे आते हैं। सुनो, चुपचाप इधर सुनो, चुपचाप इधर, आपस में बात मत करो। जरूरत के हिसाब से हम वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दिए तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? लाइट के बराबर। क्योंकि लाइट कैसा वेव है? उसका स्पीड कितना है? तो आज के बाद कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम आए, अब बोले कि स्पीड कितना होगा? क्लियर हो गया? तो चलो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, अब टॉपिक पे आ जाता है सीधे। लिखो, नीचे हेडिंग डालो, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट लिखिएगा, लाइट हैविंग dual nature. Light having dual nature. First one, particle nature. Second one, wave nature. Particle nature, second one, wave nature. सही बात है। नीचे एक एरो मार के लिखो। देखिए, सम ऑफ द फेनोमेना, सम ऑफ द फेनोमेना एसोसिएटेड, सम ऑफ द फेनोमेना एसोसिएटेड, सम ऑफ द फेनोमेना associated with light, sum of the phenomena associated with light are
डैश दे दीजिए। लाइट से संबंधित कुछ फेनोमेना होता है, उसका हम नाम पहले लिखते हैं। देखिए, पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट सीधा चलता है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। चौथा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, नेक्स्ट नंबर दे के लिखते जाना। डिस्पर्सन ऑफ लाइट लिखोगे, हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कॉमा मतलब नेक्स्ट डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग एटसेट्रा। बताइए, आप एक बार अच्छे से देखिए, पहले जो भी नाम लिखे हैं क्या उसमें से सब आपको आता है? पुनीत खड़ा हो जाओ, बगल में भी खड़ा हो जाओ, नाम पढ़ के बताओ इसमें से क्या पढ़ा हुआ है क्या नहीं पढ़ा हुआ है। वो कौन सी कर रहा है? तुमको क्या बोला गया? देख लिया ना? बोलो। आवाज बंद हो गया तो बोलो ना जी, थोड़ा तेज नहीं बोल सकता है? सब पढ़ा हुआ है, इसने विद्यार्थी चाहिए हमको, बिना पढ़े लिखाने सब बोलो कि पढ़ा हुआ है। बढ़िया है, बैठ जाओ, ऐसे पढ़ते रहो। बैठो, तुम बताओ, इसमें से कुछ ऐसा नाम मिला जो तुम नहीं पढ़े हो? कौन कौन है? नाम बोलो। जो खा रहा है उसको बोलने दो। हाँ, कस के बोलो, थोड़ा साउंड तेज निकालो यार, मेरा आवाज नहीं कर रहा, हम बोल रहे हैं। पटक उठा पटक देंगे, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, तुम बोलो सौरभ। जो नहीं पढ़ा हुआ उस टॉपिक का नाम बताइए, जो भी एग्जाम्पल में लिखवाए हम। नहीं पढ़ा हुआ है? लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, नहीं बताया गया? हाँ, डिफ्रैक्शन नहीं लिखा हुआ है? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन तो है ही, और एक ये भी है, जो नहीं लिखे लिख लीजिए। इसके अलावा सब पढ़ा हुआ है, बैठ जाओ। 4 टॉपिक का नाम सुनाई दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। ये नहीं पढ़े? इसमें से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। बाकी कितना बचा? 3 नाम बचा। कितना नाम? ये जो 3 नाम है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये 3 फेनोमेना हम पार्टिकल नेचर पे समझ ही नहीं पाएंगे, पार्टिकल नेचर पे इसको दिखा ही नहीं पाएंगे। ये जो 3 फेनोमेना है ना, ये लाइट के वेव नेचर पे एनालाइज किया जाता है। मतलब अगर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन अगर आपको समझना है तो आपको लाइट को वेव मान के चलना पड़ेगा, तब ये फेनोमेना आपको समझ आएगा और दिखाई देगा, और आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं लेबोरेटरी में। तो ये अंदर की बात हो गया, तो अंदर की बात आप प्रचार आता था ना, ये अंदर की बात है। हाँ, तो कौन कौन नाम याद करो? इंटरफेरेंस, और ये मात्र 3 फेनोमेना वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। ये 3 फेनोमेना समझ गए, खत्म। समझ में आया? तो लाइट के कारण, सुनो, लाइट के कारण फेनोमेना एगो दूगो हो रहा है कि बहुत सारा? जिसमें से कुछ फेनोमेना को पार्टिकल नेचर पे समझते हैं और कुछ फेनोमेना को वेव नेचर पे समझते हैं। जिसको पार्टिकल पे समझ रहे हैं, बहुत सारा ऐसा फेनोमेना है उसको वेव से नहीं समझ सकते, और जिसको वेव से समझ रहे हैं उसको पार्टिकल से नहीं समझ सकते। अब कुछ दोनों में आएगा, कुछ ऐसा फेनोमेना है कि पार्टिकल से भी समझ आता है और वेव से भी समझ आता है। क्या मेरा बात आप तक पहुंच रहा है? लाइट के कारण फेनोमेना 1-2 हो रहा है कि बहुत सारा? कुछ फेनोमेना पार्टिकल नेचर, कुछ फेनोमेना और कुछ फेनोमेना दोनों नेचर। समझ में आया? तो अभी हम किसका बात करेंगे? वेव नेचर का। लिखो नीचे, एरो मार के लिखिए, टू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना, टू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना, light energy, to understand this phenomena, light energy was divided in 2 categories. Light energy was divided in 2 categories, based on which various theories were given. Various theories were given to understand it. जैसे में आपको पता ही है, पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी, 2 तरह का थ्योरी दिया गया। फिर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस का वेव थ्योरी, मैक्सवेल का वेव थ्योरी, न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी, और भी थ्योरी है, डी ब्रोगली थ्योरी, डी ब्रोगली। तो बहुत सारा थ्योरी दिया गया, और उसी के बेसिस पे लाइट के कारण जो भी फेनोमेना हो रहा है उसको हम समझते हैं। ठीक है? आपको ये क्लियर है कि कुछ को पार्टिकल नेचर पे समझेंगे, कुछ को वेव नेचर पे समझेंगे, और कुछ को दोनों पे समझेंगे। ठीक है? नीचे लिखो, अगला एरो मारो, लिखिए, टू अंडरस्टैंड
interference. To understand interference, comma, diffraction, interference, comma, diffraction and polarization. To understand, अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर लो, काम हो जाएगा. टू अंडरस्टैंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. We have to assume. We have to assume. We have to assume light is a wave. Light is a wave. मतलब क्या हुआ कि अगर ये तीन नाम को समझना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो लाइट को क्या मानना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? वेव मानना पड़ेगा. अगर हम चाहें कि इंटरफेरेंस को पार्टिकल मान के समझें या समझा दें, तो क्या ये संभव है? तो संभव नहीं है. तो सोचो आदमी कहां तक पहुंच गया है. जो तुम सोच नहीं पा रहे हो वहां तक प्रूफ हो चुका है. नहीं, जो हम सोच नहीं पा रहे हैं वहां तक चीजों को लोग करके दिखा रहा है. तो जरूरत क्या चीज का है कि कम से कम जितना खोज हो चुका है उतना तो जान ले, है ना. तो तीन नाम वेव ऑप्टिक्स में आएगा. तीनों नाम रट आ गया. कौन कौन? रिपीट करो, कस के बोल रहे, कस के बोलो. बोलना नहीं है. ये तीन नाम किसके बेसिस पे डिफाइन होगा? वेव, वेव नेचर पे. ठीक है. अब आते हैं इसके प्रिंसिपल पे कि समझेंगे तो किस प्रिंसिपल पे समझेंगे. वेव तो मान लिया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मान के हमको समझना है? तो लिखो, हेडिंग डालो, हाइगेंस वेव थ्योरी. हाइगेंस ये सब बहुत काम का आदमी है. हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी. इस चैप्टर का मेन यही है. 90% सवाल, 90% या 80% इंटरफेरेंस से सवाल बनेगा. किससे? अब बाकी जो 20 है डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पे बनेगा. समझ गया? अब इसको हम अगला क्लास में शुरू करेंगे, हाइगेंस वेव थ्योरी को. नेक्स्ट क्लास. आप क्या करना, क्या जो कुछ भी पढ़ा है ना, घर पे जाके हेडफोन लगा के एक बार सुन लेना.